हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक ही होंगे। कल जो यहाँ तक पढ़े थे आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ रहे होंगे, और कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख दिया करो, उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, इनको जानना भी थोड़ा जरूरी है ना। और वो मैं इनको इजीली आपको ऐसा बता दूंगा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो अच्छी तरह से ध्यान से देखो, सुनो, समझो। जैसे पहला है गलनांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक, दोनों शब्द अपने आप में कह रहे हैं कि किससे संबंधित है। तो देखो, कोई ठोस है ना, वो किस टेम्परेचर पर गलता है, ये तो हिंदी में शब्द है वो बता रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट अर्थात कोई ठोस पदार्थ किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है ना। तो वह तापमान, वह जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का देखो, बर्फ है वो पिघलती है, कहने का मतलब तो जीरो पे क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है। जीरो या जीरो से ऊपर क्या रहती है, वो बर्फ रहती है, और जीरो पे ही पिघलती है, जीरो पे ही जमती है, आपको बता दूं, ठीक है। और जीरो से जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होने लगता है, वो पूरी तरह से पिघल जाती है। तो बर्फ का कह लो या जल का कह लो, मेल्टिंग जो पॉइंट है, गलनांक है, वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये होता है गलनांक। नेक्स्ट क्वथनांक। क्वथनांक देखो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो शब्द में ही देखो सब कुछ छिपा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई पदार्थ बॉइल होता हो, उबलता हो, है ना। तो इसी को वही जल का उदाहरण लेके ही समझो कि जैसे जल है, किस टेम्परेचर पर, किस पॉइंट पर जाकर क्या होता है? बॉयल होता है, उबलता है। किस पॉइंट पे? अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका जैसे जल की बात करें तो उसका गलनांक अर्थात उसका बर्फ का गलनांक कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट बर्फ का यानी कि जल का ही कह दो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0 पे पिघलता है यानी कि मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट होती है। और क्वथनांक यानी कि जल 100 डिग्री पे क्या होता है? उबलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट करें वाष्पीकरण अर्थात वेपोराइजेशन, है ना। वेपोराइजेशन क्या होता है? ये कोई पदार्थ वाष्प में बदल जाता है ना, उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन एक तरह से सतही परिघटना है, सतह की। जैसे ये मान लो ये जल है, तो यहां पे सतह तक पानी भरा हुआ है, तो देखो यहां देखो ध्यान से कि क्या होता है ये वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण क्या होता है। सतह पर जो जल के अणु है ना, सतह के ऊपर जो जल के अणु, आपको पता है ना, इसमें जहां तक ये जल भरा हुआ है सभी जगह अणु है जल के, लेकिन जो सतह के ऊपर, ऊपरी सतह पर जो जल के अणु है ना, ये जल के अणु क्या करते हैं? आसपास की ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इनके पास में ऊर्जा ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। तो ये आसपास की ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प में बदल जाते हैं, ऊपर वाले, यहां सतह वाले, ठीक है ना। इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के लिए किसी टेम्परेचर की फिक्स जरूरत नहीं होती कि इतने टेम्परेचर पे वाष्पित होगा। वाष्पित का तो यही है कि ऊपरी सतह के जो अणु है वो आसपास से ऊर्जा लेके उड़ जाते हैं, अर्थात चले जाते हैं, उठ जाते हैं। जैसे देखो तपेली में पानी रखा हुआ है, तो गर्मियों में भी वहां से पानी भाप बन के यानी कि वाष्प बन के उड़ेगा, और सर्दियों में भी उड़ेगा, बरसात में भी उड़ेगा। इसका एग्जाम्पल एक सीधा सा बता देता हूं मैं आपको। आप कपड़े नहाते हो, धोते हो, कपड़े सुखाते हो, जैसे नहा लिए धो लिए या कपड़ों को सुखाते हो, तो देखो सर्दियों में भी कपड़े सूख जाते हैं, है ना। टेम्परेचर डाउन रहता है, कितना ठंडा रहता है, ठंडी रहती है, उसमें भी कपड़े सूख ही जाते हैं। गर्मियों में भी सूख जाते हैं, बरसात में भी, अगर ऊपर से पानी नहीं गिरे तो बरसात में भी सूख जाता है। अंदर कमरे में लाके सुखा दिया तो भी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई टेम्परेचर ऐसा हो कि उसमें भाप बनता है यानी कि वाष्प बनता है, ऐसा नहीं है। कोई भी टेम्परेचर पे ऊपर की सतह के अणु ऊर्जा लेकर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाप बनकर चले जाते हैं, वाष्प बन के चले जाते हैं। बस ये है कि फर्क पड़ता है कि गर्मियों में तेजी से वाष्पित होंगे ये ऊपर की सतह के, और सर्दियों में स्पीड उनकी कम हो जाएगी, भाप बनने की या वाष्पित होकर उड़ने की गति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इस पे डिपेंड करता है ना। किस पे? सतह पे। और भी चीजों पे डिपेंड करता है। ऊपरी सतह पे कर दिया, हवा चल रही है उस पे, तापमान पे, इन पे भी करता है, लेकिन होता है।
लगातार है, होता हमेशा है। तो ये जो वाष्पीकरण है ना, तो किस किस पर निर्भर करता है? पहला है क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल मतलब ये छोटे बर्तन में पानी है तो ऊपर ऊपर की सतह से ही पानी उड़ेगा। थोड़े चौड़े बर्तन में पानी, उसी पानी को चौड़े बर्तन में रख दोगे तो सतह बढ़ गई ना, क्षेत्रफल बढ़ गया, वहां से पानी उठेगा, क्योंकि सतह की परिघटना है ये। तो इसका और इससे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं बता दूं आपको कि जैसे कपड़े है ना, आप एक तो कपड़े को ऐसे कैसे सुखाओ, जैसे ऐसे उठाया और डाल दिया ऐसे, या फिर उसको पूरा फैला के सुखाओ। जब कपड़े को फैला के सुखाते हैं, पूरा खोल देते हैं, तो वो जल्दी सूख जाता है। अर्थात क्या हुआ है वहां पे? क्षेत्रफल बढ़ गया, उस कपड़े का एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, और इसीलिए उसको फैलाते हैं, चौड़ा करते हैं, फैलाते हैं, जो भी है। जैसे मान लो बेड कवर है तो उसको धो के ऐसे ही नहीं कि उठा के ऐसे ही डाल दिया, उसको पूरा फैलाते हैं, पूरा फैला दिया तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा और जल्दी से सूख जाएगा। तो वाष्पीकरण की घटना किस पर निर्भर करती है? एक तो क्षेत्रफल पे, दूसरा देखो तापमान पे। मैंने बताया था गर्मियों में जल्दी वाष्पित होता है, यानी कि जल्दी कपड़े सूखते हैं, तो तापमान पे निर्भर करता है। और सर्दियों में सूखते तो है लेकिन कम हो जाती है स्पीड, उनकी गति कम हो जाती है, सूखने की जो गति, अर्थात वाष्पीकरण की जो घटना है वो कम हो जाती है, तापमान से बढ़ती है, बढ़ने से और घटने से घटती है। दो चीजों पे डिपेंड किया। तीसरा आर्द्रता पे। ये आर्द्रता क्या चीज होती है? ये आर्द्रता है ना, वायु में उपस्थित जलवाष्प। वायु में मतलब जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कितनी है। आपको पता है वायु में भी जलवाष्प है, पानी के कण है जो इसमें घूम रहे हैं, तो वो कितने हैं, वो कितने एक है, मतलब कितनी की जलवाष्प पानी में पहले से घूम रही है। ज्यादा घूम रही है तो सतह से पानी उठकर जाएगा, वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अगर आर्द्रता बिल्कुल नहीं है, सूखापन है, तो ज्यादा होगा। वायु की गति, अगर हवा तेज चल रही है तो ये जो वाष्पित होके कण ऊपर उठ रहे हैं, इनको हवा यहां से धकेल के ले जाएगी आगे, तो फिर और उठेंगे, फिर धकेल के आगे ले जाएगी, फिर और उठेंगे। इस प्रकार से अगर हवा चलती रहेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल वही कपड़ों को सुखा दो, हवा चल रही है, जल्दी से सूख जाएंगे। और मान लो हवा नहीं चल रही है तो अंदर लाके पंखे के नीचे सुखा दो, है ना। तो हवा चलनी चाहिए कहने का मतलब। तो इन चार चीजों पर वाष्पीकरण की घटना डिपेंड करती है, निर्भर करती है। क्षेत्रफल पे, तापमान पे, आर्द्रता पे और वायु की गति पे, कि वायु की गति क्या है। अब आर्द्रता मैंने बता दिया, इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। अब है क्रांतिक ताप, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या होता है? देखो पीछे मैंने बताया था कि अगर गैसों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, जैसे मान लो इसके अंदर गैस भरी हुई है, यहां तक ऊपर पिस्टन है, पिस्टन, इसको अगर दबाते हैं तो ये गैसों के अणु क्या होते हैं? दबते हैं, अंदर आते हैं, पास आ जाते हैं। और ये गैस के अणु पास आ जाएंगे तो अणु पास हो जाएंगे, पास होते ही द्रव अवस्था हो जाएगी इनकी, अर्थात इनकी अवस्था बदल जाएगी। अभी गैस है, द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो फिर ये क्रांतिक ताप क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ये वह टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर से थोड़ा भी अगर ज्यादा टेम्परेचर यानी कि तापमान है ना, तो फिर चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो गैसों के ऊपर, किसी भी गैस पे, तो क्या हो जाएगा? वो प्रेशर कितना ही लगा लो, वो द्रव अवस्था में आएगी ही नहीं। कोई निश्चित तापमान है, अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है, तो उस निश्चित तापमान से, जैसे ऑक्सीजन का है वो होता है -119 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस निश्चित तापमान से अगर तापमान क्या है, थोड़ा भी बढ़ गया, फिर उसको कितना ही प्रेशर लगा लो उसके ऊपर, वो द्रवावस्था में आएगी नहीं। तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? जिस टेम्परेचर के बाद थोड़ा भी बढ़ जाए तो फिर द्रवावस्था में नहीं बदल सकती ना, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। हालांकि इनकी सबकी परिभाषाएं आपको डिटेल में मिल जाएगी, वो हमारे ऐप में, काबिल इंडिया ऐप में वहां मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री है ना, आराम से वहां से डाउनलोड कर लेना। समझा मैंने दिया, और इन सब की परिभाषाएं वगैरह सबका एग्जाम्पल सब आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो देखो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, पहले भी बता दिया मैंने, और परिभाषा के रूप में फिर बता दूं कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई ठोस को यदि गर्म किया जाए तो क्या होता है, वो द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ही गैस अवस्था में चला जाता है। किसी ठोस को अगर गर्म किया जाए,
उसका तापमान बढ़ाया जाए या उसको गर्म किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे कहाँ चला जाता है, गैस अवस्था में। बस इसी को कहते हैं सब्लिमेशन, उर्दू पातन। नेक्स्ट हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक हिंदी में और फ्रीजिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, नाम से पता चल रहा है। हिम यानी बर्फ होती है, फ्रीजिंग यानी क्या होता है, फ्रीज करना, जमाना। तो कोई पदार्थ किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। जैसे पानी है, कितने टेम्परेचर पे जम जाता है बताओ? हाँ, सब जानते होंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? 0 डिग्री पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। 0 ही। फिर आप बोलोगे कि सर आपने बताया था पहले कि गल जाता है। बिल्कुल, 0 डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री पे पिघलता है। कहने का मतलब 0 डिग्री से नीचे रखेंगे ना टेम्परेचर, 0 डिग्री से थोड़ा माइनस की तरफ रखेंगे तो जमा रहेगा, 0 डिग्री से थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो 0 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है कि उसमें जमता भी है, पिघलता भी, दोनों। पर 0 पे न रह के थोड़ा नीचे जाओ यानी कि -1 में चले जाओ, फिर वो मेल्ट नहीं होगा, वो जम ही गया। और 0 से ऊपर चले जाओ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो तो वो मेल्ट हो गया, निश्चित रूप से पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो ये है बीच की अवस्था है ये। तो 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है जल का, और 0 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। पिघलता भी उसी पे है बर्फ और जमती भी 0 पे ही है। ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट देखो, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, अभी बताया ही था वाष्पीकरण के बारे में। तो वाष्पीकरण चल रहा है, कहने का मतलब, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, वो देखो आप। जैसे वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस क्यों होती है? शीतलता महसूस कैसे? कि जैसे मान लो आपने थोड़ा हल्का गीला सा कपड़ा पहन लिया और फिर शीतलता महसूस होती है, अंदर ठंडा सा होता है। क्यों? मैंने बताया था ये सतह की परिघटना है। सतह के ऊपर जो भी अणु है, पानी के, जल के या फिर किसी और भी कोई द्रव के, तो ये जल की बात नहीं है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल की सतह से भी पेट्रोल उठेगा, उड़ेगा। तो यहां से जब अणु ऊर्जा लेकर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, तो ये शीतलता महसूस क्यों हुई? देखो, यहां से जैसे ही आसपास से ऊर्जा लेकर जाएगा ना ये, तो यहां आसपास ऊर्जा कम हो जाएगी। जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, तो इससे वो ठंडक महसूस होती है। तो जैसे गीला कपड़ा मान लो आपने पहन रखा है, तो धीरे धीरे यहाँ से हर जगह से, क्योंकि हर जगह से जैसे कपड़ा पहन रखा है तो वहां से क्या होगा, वाष्पित होके, क्योंकि सर पे एरिया बढ़ गया ना, या जगह जगह से पानी के अणु क्या होंगे, आसपास की ऊर्जा लेकर जाएंगे। तो जब ऊर्जा लेकर उड़ेंगे, जाएंगे, भाप बन के, वाष्प बन के, तो वहां शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहां आसपास की ऊर्जा को ले गया। ऐसे ही मान लो ये डाल दो आप, पेट्रोल की बूंद डाल दो यहाँ पे, तो पेट्रोल यहां से उड़ेगा तो यहाँ आसपास की ऊर्जा लेकर उड़ जाएगा, तो यहाँ ठंडा ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट देखो कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मियों में अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि पहनने चाहिए, सूती ही पहनने चाहिए। तो फिर क्यों पहननी चाहिए या फिर क्यों पहनते हैं, जो जानते हैं कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ऐसे मान लो, या फिर क्यों पहनते हैं, एक ही बात है। तो देखो, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए भी, पहनते भी। और क्यों पहनते हैं, इसका रीजन ये है कि गर्मियों में जब सूती कपड़े पहनेंगे, कि गर्मियों में पहले ही क्या होगा, शरीर से गर्मी के कारण क्या होगी, पसीना जब निकलेगा तो वो सूती कपड़े उस पसीने को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे। ठीक है ना। तो एक तो चिपचिपा नहीं लगेगा आपको। तो पहली बात तो ये कि सूती कपड़ों ने क्या किया, आपके आसपास जो भी पसीना आ रहा है उसको सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आगे तो एक तो ये हुआ कि चिपचिपा नहीं लगा, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस कपड़े ने, तो सोख लिया। सोख कर अब क्या करेगा वो, अब सोख लिया तो उसमें आ गया पानी, यानी कि पसीना क्या है, पानी तो है एक तरह से, उसमें कुछ और भी अशुद्धियां रहती है पर पानी है उसमें। तो वहां से अब वो पानी एक तरह से, कपड़ा थोड़ा क्या हो गया, सोख लिया तो कपड़े में पानी आ गया। अब यहां से पानी, वही बात, वाष्पीकरण होगा, उड़ेगा तो यहां से उड़ता रहेगा और फिर पसीना आता है, ये सोखता रहेगा और यहां से उड़ता रहेगा। और दूसरी बात बताया था मैंने कि जब पानी उड़कर जाता है तो ठंडक देकर जाता है, तो सूती कपड़े ठंडक भी देंगे, पसीना आने नहीं देंगे, सोख लेंगे और चिपचिपा महसूस नहीं होगा। तो इसलिए प्योर सूती कपड़े पहन लेने चाहिए। और साथ में एक सजेशन हो रहा है कि गर्मियों में सूती कपड़े तो पहने ही, साथ में व्हाइट ज्यादा, यानी कि डार्क कपड़े ज्यादा नहीं पहने, व्हाइट पहने, ब्लैक तो बिल्कुल नहीं पहने, ब्लैक कलर, क्योंकि क्या होता है, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है धूप को, ऊर्जा को,
शौकता है, एक तरह से लेता है पकड़ के, धूप जा रही है पकड़ के खींच के ला के दे देता आपको, लो, और आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, चेक कर लेना आप। तो अगर गर्मियों में आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो जहां जहां ब्लैक पहन रखा है वहां वहां ज्यादा हीट पकड़ेगा आसपास से और आपको गर्मी देगा, अर्थात गर्मी लगेगी, ज्यादा गर्मी लगेगी। व्हाइट कपड़े आपने पहन लिए तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उल्टा धूप आएगी उसको भगा और देगा, परावर्तित कर देगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट कर देगा। इस प्रकार से सूती कपड़े भी पहननी चाहिए, वो भी व्हाइट, या व्हाइट बिल्कुल ही व्हाइट आप कह रहे हो कि सब क्या व्हाइट ही व्हाइट पहने, फिर लाइट कपड़े पहनो हल्के कलर के, लेकिन ब्लैक बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए अगर आपको गर्मी से बचना है। और अगर ब्लैक पहन रखा है, एसी में बैठे हो या कार में बैठे हो, एसी में हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला, द्रव के आयतन पर दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? अभी मैंने पीछे बताया ही था कि जैसे ही दाब लगाते हैं उनमें आकर्षण के बजाय उन अणुओं में विकर्षण होने लगता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो वो और पास नहीं आना चाहते या नहीं आते हैं, नहीं आ पाते हैं, इसलिए आने के बजाय वो तो विरोध और करने लग जाते हैं, अर्थात उनमें आकर्षण के बजाय विकर्षण होने लगता है, इस वजह से। अगला है, अधिक ठंडे पानी की बोतल के बाहर या बर्फीले जल से भरे गिलास में के बाहर जो बूंदे पानी की आ जाती है, वो बूंदे कहां से आती है, क्यों आती है? जैसे देखो, मान लो आपने ये तो किया ही होगा, या तो फ्रिज से बिल्कुल ठंडा पानी गिलास में डाला होगा, ज्यादा ठंडा पानी, तो गिलास के ऊपर कभी देखा हो तो कांच के गिलास पे आपको जरूर नजर आई होगी, क्योंकि कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके बाहर जल की बूंदे आपको नजर आती है, छोटी छोटी बूंदे। या ऐसे नहीं तो कभी कोल्ड ड्रिंक डाली होगी गिलास में, तो जब कोल्ड ड्रिंक डाली तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है ज्यादा, है ना, तो फिर इस गिलास के ऊपर पानी की बूंदे नजर आती है। आपको लगता है या कोई सोचता है शायद कहीं इसके अंदर से तो नहीं रिस रहा है, ऐसा नहीं है, ये जल की बूंदे न तो ऊपर से कहीं यहां से आई है, अपने वायुमंडल में जलवाष्प आसपास घूम रही है। मैंने बताया था आर्द्रता के रूप में रहती है, जलवाष्प घूमती रहती है वायुमंडल में, चलती रहती है, पूरे वायुमंडल में है अभी और होनी भी चाहिए। तो ये जलवाष्प रहती है, तो जो ही आपने गिलास, ज्यादा ठंडा गिलास रखा या उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दी तो ज्यादा ठंडा है ये, तो यहाँ आसपास की जो जलवाष्प है ना, वो उस ठंडक के कारण क्या, पहले तो भाप के रूप में थी, गैस के रूप में थी, अब जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे आसपास का डाउन है, ठंडा है, तो ठंडक के कारण क्या हो गई, वो द्रव अवस्था में बदल गई, अर्थात जल की बूंदों के रूप में बदल गई और यहाँ बैठ गई, ठीक है। तो आसपास से ऐसे हवा चलती हुई टकरा रही है, इसे हल्की सी भाप आ रही है और गिलास बहुत ठंडा है, तो इस गिलास से टकरा के यहीं बैठ जाती है और यहाँ धीरे 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 बूंदे इकट्ठी हो जाती है, ये रीजन है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से अब है सॉल्यूशन, विलयन, सॉल्यूशन यानी कि इसको विलयन भी कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अभी पीछे मैंने बताया था समांगी और विषमांगी क्या होते हैं। जो समान रूप से घुले मिले होते हैं वो समांगी, और जो समान रूप से घुले हुए नहीं होते हैं, सब जगह से मिले हुए से ही नहीं होते हैं, जैसे कि बताया था मैंने, पानी में अगर मिट्टी घोल दे तो वो नीचे ही बैठती है, पैनी में ज्यादा रहती है, ऊपर कम घुलती है, तो वो कैसा है, असमांगी मिश्रण। और अगर पानी का गिलास लेकर उसमें थोड़ा नमक घोल दो अच्छी तरह से, तो ये समांगी। पानी का गिलास लेकर उसमें अच्छी तरह से चीनी घोल दो पूरी, तो ये समांगी। या लोग ड्रिंक में पानी मिला देते हैं, वो पूरी तरह से मिल जाता है, वो समांगी। तो जो पूरी तरह से मिल जाए, जरूरी नहीं दो ही हो, दो या दो से अधिक, जैसे पानी में थोड़ा सा नमक घोल दो, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, मिला दो अच्छी तरह से, हो गया समांगी मिश्रण। तो ऐसे दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर आप तो दो का लेके चलो और समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो ये विलयन क्या होता है? तो देखो, विलयन जो है इसको मैंने बताया सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो विलयन, तो जो ये विलयन है ना, तो ये विलयन में घोलने वाला कौन है उसको कहते हैं विलायक, उसको कहते हैं विलायक। जैसे एग्जांपल आपको बता दो, और जो घुलता है, जिसको घोला जाता है, वो कहलाता है विलेय। अब यह एग्जांपल समझो, जैसे मान लो विलयन अर्थात नमक का घोल, मान लो नमक का घोल, यानी कि पानी में नमक घोल दिया, ये तो हुआ विलयन, सॉल्यूशन। और घोला किसने है, घोलने वाला कौन है, जल। घोला किसने है, जल ने, तो ये जल हुआ विलायक, सॉल्वेंट। और ये विलेय, घुला कौन, किसको घोला गया है, वो विलेय।
तो इस प्रकार से घोलने वाला विलायक है, घुलने वाला नमक है, दोनों से जो बना वो नमक का घोल अर्थात विलयन, इश्यू कहते हैं विलयन, सॉल्यूशन। तो ऐसे कई चीजें हैं। ऐसे ही मान लो वाइन जो है लोग पैग लेते हैं तो उसके अंदर यानी कि वाइन रहती है, उसमें थोड़ा जल मिला देते हैं तो वो बन गया विलयन। तो इस प्रकार से विलयन होता है। अब एक और उदाहरण देख लो, जैसे ये जो वायु है ना, एयर है, इसको भी एक तरह से विलयन कह सकते हैं। और ये मोटे रूप से क्या है, यहां देखो, यहां बता देता हूं। जो वायु है अपनी, एयर है अपने चारों ओर, जो वायु है, इसमें आपको पता है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? जो ज्यादा मात्रा वाली है ना, ऐसे याद रखो, वो विलायक कहलाता है, वो घोलने वाला कहलाता है। तो वायु में ज्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन गैस ज्यादा है। और इसमें दूसरे नंबर पर अर्थात नाइट्रोजन में क्या घुली हुई है, ऐसे मान लो, वो है ऑक्सीजन। वह मुख्य रूप से यही है, क्योंकि दोनों मिलकर 99% है, 78% जैसे ये है ना, और 21% लगभग ये है। तो ये 99% तो यही होगी, और प्लस 1% में और अदर मान लो। इस प्रकार से ये जो वायु है ना, इसमें ये तो विलायक है, ऑक्सीजन को कह देंगे विलेय, और अगर 1% में सारी गैस और आ रही, ये भी विलेय है, ठीक है ना। पर विलायक कौन है? जो सबसे बड़ी मात्रा में है वो विलायक है। तो एयर क्या हुई? विलयन। N2 नाइट्रोजन क्या हुई? विलायक। और ऑक्सीजन क्या हुई? विलेय। और इसमें 1% जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसें हैं, जलवाष्प भी है, ये सब इसमें है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ विलयन, ठीक है बच्चों।